आज का हमारा विषय है मौलिक अधिकार। इसे अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं और कई देशों में इसे बिल ऑफ राइट्स अर्थात अधिकारों के घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये वो अधिकार होते हैं जो किसी भी लोकतांत्रिक देश में वहाँ के नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इन अधिकारों का वर्णन संविधान में कर इसे संरक्षित कर दिया जाता है, जो कि सरकार के लिए सदैव मान्य होते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है और इसका वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में किया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, जो सर्वथा उचित है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था और यह नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। भारतीय संविधान में एक लंबी एवं विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है, उतना विश्व के किसी देश में नहीं मिलता, चाहे वह अमेरिका ही क्यों ना हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग 3 को सर्वाधिक आलोचित भाग कहा था। इस पर 38 दिनों तक चर्चा हुई, उप समिति में 11 दिन तक, सलाहकार समिति में 2 दिन तक और संविधान सभा में 25 दिनों तक विचार विमर्श हुआ। जब संविधान का निर्माण किया गया था, उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जिनमें से एक था संपत्ति का अधिकार। किंतु संविधान सभा में संपत्ति संबंधी उपबंध सर्वाधिक विवादास्पद सिद्ध हुए थे और उन्होंने संविधान निर्माताओं की कल्पना, विलक्षणता, प्रारूपण कुशलता और अनुकूलन तथा समझौते की भावना पर सबसे ज्यादा बोझ डाला। अंततः इसे संविधान के अनुच्छेद 31 तथा 19 च में समाविष्ट किया गया। किंतु संविधान लागू होने के बाद भी संपत्ति संबंधी उपबंध सर्वाधिक विवादास्पद बने रहे। इनके कारण विधायिका तथा न्यायपालिका के बीच जबरदस्त टकराव उत्पन्न हो गए। उसकी वजह से संविधान में अनेक संशोधन करना पड़ा। दूसरे शब्दों में कहें तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होने के कारण राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आड़े आ रहा था, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व सरकार को निर्देश देते हैं कि ऐसी नीतियां बनाए जिनसे एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो सके। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लीजिए कि सरकार प्रजा के कल्याण के लिए एक योजना बनाती है, जैसे सड़क पर अत्यधिक ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए वो मेट्रो ट्रेन, फ्लाईओवर या फिर सड़क को चौड़ा करने जैसा प्रस्ताव पास करती है। किंतु इन नीतियों को ठीक प्रकार से क्रियान्वित करने के लिए सरकार को अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी और जो भूमि सरकार को चाहिए वो पहले से ही किसी न किसी नागरिक की संपत्ति है और उस संपत्ति को हासिल किए बिना सरकार इस योजना को पूर्णतः लागू नहीं कर सकती। इसलिए सरकार उनकी संपत्ति को ले लेती है, बदले में मुआवजा भी देती है। किंतु मान लीजिए उनमें से कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को देना नहीं चाहता है। हो सकता है उसकी पुश्तैनी जमीन हो या फिर किसी प्रकार का उसका उस जमीन से भावनात्मक लगाव हो। तो ऐसे में यहाँ पे यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या सरकार उसकी संपत्ति जब्त कर सकती है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है तो सरकार को बहुत से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे वो व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार को ऐसा करने से रोक सकती है, क्योंकि ये अधिकार डायरेक्ट संविधान द्वारा नागरिकों को प्राप्त होती है और संविधान से ऊपर सरकार भी नहीं है। ऐसे में सरकार को एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने के दौरान मौलिक अधिकारों का सामना करना पड़ता था, जिससे न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य सदैव टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। फाइनली सरकार ने एक डिसीजन लिया संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाने का, जो कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संपन्न हुआ। 20 जून 1979 से अनुच्छेद 19 च और 31 को मूल अधिकारों की श्रेणी से पूर्णतः निकालकर इसको संविधान के भाग 12 में एक नया अध्याय 4 और एक नया अनुच्छेद 300 क जोड़ा गया।
इस प्रकार संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा, किंतु अभी भी यह विधिक अधिकार अर्थात कानूनी अधिकार है। इस संशोधन के कारण बहुत से विवाद उत्पन्न हुए, जैसे शंकरी प्रसाद मामला, गोलकनाथ मामला और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यह अब तक का भारतीय संविधान संशोधन से संबंधित बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक मामला है। इसको गहराई से समझने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्ने पलटकर पीछे जाना होगा, जिसमें अधिक समय लग सकता है। इसलिए इस विषय पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप अधिक जानकारी के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं मौलिक अधिकार की तरफ। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा, किंतु अभी भी यह कानूनी अधिकार है। इस संशोधन के पश्चात मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो गई, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1, समानता का अधिकार, राइट्स टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में इसका वर्णन किया गया है। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट्स टू लिबर्टी, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में इसका वर्णन किया गया है। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 से 24 में इसका वर्णन किया गया है। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में इसका वर्णन किया गया है। नंबर 5, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 में इसका वर्णन किया गया है। और लास्ट नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। तो आइए हम इन मौलिक अधिकारों को विस्तार से समझते हैं। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जिसे अंग्रेजी में राइट्स टू इक्वालिटी कहते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। समानता के अधिकार से तात्पर्य है कि देश के सभी नागरिकों तथा अनागरिकों को यानी विदेशियों को भी कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। आइए हम एक एक करके अनुच्छेद को विस्तार से समझते हैं। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में राज्य किसी व्यक्ति को विधि के सम्मुख समानता अथवा कानून के संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसका अर्थ यह है कि सभी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सब कानून के समक्ष समान हैं तथा उन्हें समान परिस्थितियों में समान अवसर प्राप्त होगा। अर्थात ना कोई विशेष अधिकारों वाला वर्ग होगा और ना ही किसी वर्ग विशेष को किसी अधिकार से वंचित किया जाएगा। अनुच्छेद 15, सामाजिक समानता। अनुच्छेद 15 राज्य को आदेश देता है कि वह किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद न करे। इसमें शब्द केवल का प्रयोग अर्थपूर्ण है। अनुच्छेद 15(1) के अनुसार राज्य देश के नागरिकों में सामाजिक भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(2) के अनुसार लोगों को उनकी जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर सार्वजनिक स्थानों जैसे दुकानों, होटल, मनोरंजन के सार्वजनिक स्थानों आदि तथा सरकारी धन पर पूर्णतः आंशिक रूप से आधारित कुएं, तालाब, स्नान गृहों, सड़कों आदि का उपयोग करने के निर्योग्य नहीं समझा जाएगा। साधारण शब्दों में समझे तो अनुच्छेद 15 में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर ना ही सरकार और ना ही जनता किसी आम नागरिक के साथ भेदभाव कर सकती है। इसके अलावा इसमें इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया है कि सार्वजनिक स्थल और सरकारी खर्चों पर निर्माण किया जाने वाला स्थल, इन सब पर सभी का समान अधिकार है। अनुच्छेद 15 के कुछ अपवाद भी हैं। यहाँ पे अपवाद से तात्पर्य है कि जहाँ एक तरफ अनुच्छेद 15 में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में कुछ लोगों को विशेष अधिकार भी दिया गया है। जैसे अनुच्छेद 361 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किए गए किसी कार्य या किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे।
राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दांडिक कार्रवाई प्रारंभ या चालू नहीं रखी जाएगी। राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय से दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हाँ, यदि इस प्रकार का कोई मुकदमा चलाया जाता है तो उन्हें इसकी सूचना देने के 2 माह बाद ही ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 105 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके अलावा अनुच्छेद 194 में भी इस बात को स्पष्ट किया गया है कि राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कुछ अपवादों का वर्णन अनुच्छेद 15 में ही स्पष्ट कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न रह सके। जैसे अनुच्छेद 15(3) के अनुसार राज्यों को अधिकार है कि वह स्त्रियों व बच्चों के लिए विशेष प्रबंध की व्यवस्था कर सकता है और यह समानता के अधिकार के विरुद्ध नहीं होगा। अनुच्छेद 15(4) के अनुसार जो सबसे बड़ी समस्या पैदा की वह इस बात का निर्धारण करने के संबंध में है कि कौन व्यक्ति सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं। इसका निर्धारण करने के लिए उचित मानदंड तैयार करने में स्वभावतः अनेक कारक अपनी भूमिका निभाएंगे। अनुच्छेद 29(2) के अनुसार राज्यों को शिक्षा एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों व अनुसूचित जाति व जनजाति के उन्नति के लिए विशेष प्रबंध करने में किसी प्रकार की बाधा न होगी। यह इसका अपवाद संविधान में नहीं था। प्रथम संशोधन 1951 अधिनियम के द्वारा बाद में से जोड़ा गया है और इसके लिए एक आरक्षण समिति का भी गठन किया गया था, जिस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनुच्छेद 16 राजकीय सेवाओं में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 के खंड 1 में कहा गया है कि राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में सब नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। खंड 2 में निहित है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में न पात्रता होती है न विभेद किया जाएगा। धर्म, जाति, वंश, लिंग अथवा जन्म स्थान आदि के कारण किसी व्यक्ति को सरकारी पद अथवा नौकरी पाने से वंचित नहीं किया जाएगा। इस दृष्टि से स्त्री पुरुष में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। साधारण शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 16 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि सरकारी नौकरियों पर सभी का समान अधिकार है और इसमें सिर्फ जाति, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन का वकालत करता है और उसका किसी भी रूप में आचरण करने का निषेध यानी मना करता है। यदि इसका आचरण किया जाएगा तो उसे विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य छुआछूत प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त करना है। सन 1955 में एक अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा अछूत कही जाने वाली अनुसूचित जातियों के साथ किए जाने वाले भेदभाव को अवैध ठहराया गया और उचित दंड की व्यवस्था की गई। दिसंबर 1976 में संशोधन करके इसे और अधिक कठोर बना दिया गया। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत कर उसे उत्थान के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और इसके लिए अगर सरकार कार्य करती है तो इसे समानता के अधिकार के विरुद्ध नहीं समझा जाएगा। अस्पृश्यता यानी छुआछूत जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान द्वारा सरकार को कुछ अधिकार दिए गए हैं। जैसे नंबर 1, नौकरियों में आरक्षण। सरकार को अधिकार होगा कि वह आवश्यकता अनुसार सरकारी पदों व नौकरियों में इन जातियों के लिए स्थान सुरक्षित कर दें। नंबर 2, राजकीय विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार। राज्य द्वारा संचालित अथवा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त राजकीय विद्यालयों में सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार होगा
इन विद्यालयों में किसी बालक को सामाजिक आधार पर शिक्षा प्राप्त करने से मना नहीं की जाएगी। नंबर 3, शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न। राज्य सरकार को यह आदेश दिया गया है कि वे इन जातियों में शिक्षा प्रसार के लिए विशेष प्रयत्न कर सकती है। यह कार्य किसी विशेष वर्ग को सुविधा दिए जाने के समान नहीं समझा जाएगा और न्यायालय को इसे अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं होगा। साधारण शब्दों में यदि हम अनुच्छेद 17 को समझना चाहते हैं तो हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम अस्पृश्य जाति के हिमायती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनुसरण कर सकते हैं। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी, लेकिन उनके 2 पुस्तक जो बहुत बेहतरीन तरीके से अस्पृश्य जाति की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं वो है द अनटचेबल हु आर दे और हु वर शूद्रास। इन दोनों ही किताबों में उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अस्पृश्य जाति पर होने वाले अत्याचारों का उजागर किया है। उन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र में किस प्रकार से स्वर्णिम हिंदू वर्ग के द्वारा अस्पृश्य जाति पर अत्याचार किया जाता था। उन्हें अपने कमर के पीछे झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था ताकि उनके द्वारा स्पर्श की गई जमीन साफ हो सके। इसके अलावा कुछ लोगों को तो अपने हाथ पर काले रंग का धागा बांधना पड़ता था ताकि स्वर्णिम हिंदू वर्ग के लोग उन्हें दूर से ही पहचान सके और उनकी परछाई से भी बच सके। साथ ही हम देखते हैं कि कई जगह पर सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर, कुएं, तालाब से पानी लेने में भी उन्हें मना किया जाता था। तो इस प्रकार से उन पर इतिहास में काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हुआ। उनकी स्थिति को सुधारने के लिए कुछ विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता थी। शायद यही वजह है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में उनके लिए स्टैंड लिया और उन्होंने संविधान सभा में कहा कि इनके हृदय की स्थिति शून्य हो चुकी है, इन्हें आरक्षण के द्वारा ही सुधारा जा सकता है, जिसके महात्मा गांधी सख्त खिलाफ थे। किंतु भीमराव अंबेडकर की बातों को संविधान सभा में माना गया और हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में हम देखते हैं अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17 जैसे तत्वों का समावेश किया गया। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य को किसी व्यक्ति को, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी व्यक्ति हो, उपाधियां प्रदान करने का प्रतिषेध करता है, क्योंकि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। लेकिन विशेष योग्यता, शिक्षा या सेना की उपाधियों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की उपाधियां प्राप्त नहीं की जा सकती है। अंग्रेज सरकार देश के लोगों को देशद्रोहिता के लिए तैयार करती थी और वह उन्हें राय साहब, राय बहादुर, खान बहादुर, सर साहब आदि उपाधियां देते थे। ऐसे उपाधि प्राप्त लोग विदेशी सरकार का गुणगान करते हैं और अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं। बाद में इस पर भी प्रश्न उठने लगा कि वर्षों से चले आ रहे गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति के द्वारा आप जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री जैसे सम्मान देते हो, वो भी तो कहीं ना कहीं अनुच्छेद 18 का उल्लंघन है, समानता के अधिकार के विरुद्ध है। फिर उच्चतम न्यायालय के आदेशों के कारण कई वर्ष तक इन सम्मानों की घोषणा नहीं की जा सकी। फिर इसे हटा दिया गया और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार अब स्थिति यह है कि इन सम्मानों को ऐसी उपाधि नहीं माना जाएगा जो अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करते हैं, और जो इनके द्वारा सम्मानित व्यक्ति अपने नाम के साथ आगे या पीछे लगाता है तो उसे यह सम्मान वापस ले लिया जाएगा।